जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जीडी के 10वें टॉपिक की, जो कि आपका है ग्लोबल वार्मिंग। इससे पहले मैंने आपको 9 टॉपिक और करवा दिए हैं। एसआरटी के 5 वीडियो और एक डीएफटी का वीडियो करवाया है, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। चैनल अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करने से आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा, बाकी और किसी बच्चे का भी फ़ायदा हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा 10वां टॉपिक, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप जहाँ तक हो सके आपके जो भी टॉपिक आपको जो भी मिले, अगर उसको डिफ़ाइन कर सको आप तो डिफ़ाइन कर देना, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डिफ़ाइन करने मात्र से आपका 50% सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आपको बोलना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। फिर आपको यहाँ से बोलना है ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ स्टेडी राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। ग्लोबल वार्मिंग है जिसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब किसका टेम्परेचर? जो अर्थ सरफेस है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। या मैं ये बोल सकता हूँ कि अर्थ के मतलब पृथ्वी के टेम्परेचर में, तापमान में धीरे धीरे जो वृद्धि होती है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हैज़ राइजन कंपेरेटिवली 150 ईयर्स एगो। कि आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। अगर हम बात करें 150 साल पहले की, तो 150 साल पहले की तुलना में आज का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ चुका है। अब आपको ये 1 डिग्री काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, काफ़ी खतरे की बात है, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक खतरे की बात है। अब बात करते हैं हम, देयर आर मैनी कोजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि अब कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। GW मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जिसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। आपको वहाँ पे GW का यूज़ नहीं करना है, पूरा ही बोलना है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हम ग्लोबल वार्मिंग किस किस कारणों से हो रहा है उनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है, द मेन कोज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज CO2। आपको पता है CO2 ग्लोबल वार्मिंग का मेन कोज है। और ग्लोबल वार्मिंग नॉर्मल सा टॉपिक है, आपने लगभग 6ठी 7वीं में इसके बारे में पढ़ लिया होगा। and other air pollutants and greenhouse gases which collect in the atmosphere and make a layer। इसमें अब जो मेन कारण है वो क्या है? CO2 है, और अदर एयर पोल्यूटेंट्स है, एंड ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो क्या होती है? कलेक्ट हो जाती हैं इन द एटमॉस्फेयर, हमारे जो वातावरण है उसमें कलेक्ट होके एक लेयर बना लेती है, एक परत बना लेती है। वो परत क्या करती है? परत काम ये करती है कि वो अब्जॉर्ब तो कर लेती है सनलाइट को, ठीक है, और रेडिएशन को, लेकिन उसके बाद क्या करती है? विच बाउंडेड ऑफ, जो भी वो सनलाइट और रेडिएशन कलेक्ट करती है उनको परत है वो अपने अंदर ही भर लेती है, अपने अंदर ही बांध लेती है, उनको बाहर नहीं जाने देती। जिससे क्या होता है? अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाती है। एंड कोज द प्लेनेट होटर, और जो हमारा ग्रह है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जो लेयर बन जाती है, अब उसमें जो सनलाइट वगैरह आती हैं वो आ तो जाती हैं लेकिन वापस नहीं जा पाती, और इस कारण क्या होता है? इस लेयर के अंदर अंदर ये सनलाइट रेडिएशन सारी रह जाती है, और जिससे हमारा जो प्लेनेट है वो गर्म हो जाता है। एंड द सेकेंड रीजन, वी कॉन्स्टेंटली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम लगातार फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, एंड इट प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ टन्स ऑफ CO2। और हम जो इनका यूज़ कर रहे हैं इससे क्या होता है? लॉट टन्स ऑफ CO2 बनती है एवरी ईयर। एंड वी नो वेरी वेल CO2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो इनडायरेक्टली जो पेट्रोल डीजल है वो भी क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल से CO2 बनेगी, और CO2 हमें पता है रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है, द मेजर कोज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस भी क्या है? इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य कारण है। कंसिस्ट ऑफ CO2। अब ग्रीन हाउस गैसेस बनती किससे हैं? CO2 से, नाइट्रोजन से, मीथेन से, एंड CFC। CFC आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इज़ इंक्रीजिंग इन द एनवायरनमेंट मेनली बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट में बढ़ रही हैं, किन के कारण? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ से कैसे हो रही है वो देख लीजिए। एंड पॉपुलेशन इंक्रीज डे बाई डे, आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो दिस ग्रोविंग पॉपुलेशन डिमांडिंग मोर रिसोर्सेज फॉर इजी एंड कंफर्टेबल लाइफ। तो लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को ऐसी सारी सुविधा चाहिए जो उनकी लाइफ को ईजी एंड कंफर्टेबल बना दे। तो उन
चीज़ों में क्या आ जाता है, जो जो डिवाइस जो फ्रीज वगैरह है ये चीज़ें भी उनमें आ जाती हैं। जैसे देयर फॉर टेक्नोलॉजिकल, अब जो टेक्नोलॉजी की जो भी टूल्स होते हैं वो भी उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, तो वो चीज़ें भी उनको चाहिए। आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग द डिमांड, अब जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं वो क्या हो रही हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। एंड द यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स ऑल्सो इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज है, बिकॉज दे इमिट्स CFC, क्योंकि ये क्या करते हैं, CFC को प्रोड्यूस करते हैं। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और CFC आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। तो ये भी इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग में मतलब जो अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कौन कौन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन मतलब होता है जो ज्वालामुखी होती है ना, वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब ये भी रिस्पॉन्सिबल है, क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इट रिलीजेस टन्स ऑफ CO2 एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स। क्योंकि जब भी ज्वालामुखी फटती है तो वो भी एक तो डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ाती है और एक CO2 वगैरह भी उसमें निकलता है, तो वो भी फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए मतलब जो मुख्य कारक है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है। अब जो हमारा जो PDF का पासवर्ड है वो आप देख लेना। PDF का जो हमारा पासवर्ड है ग्लोब वार्मिंग। PDF पासवर्ड इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सीधे PDF से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप पहले वीडियो में आओगे फिर यहाँ से कुछ चीज़ें समझोगे, उसके बाद आपको ये सारा का समझ में आ जाएगा। तो देख लेना, PDF का पासवर्ड है ग्लोब वार्मिंग, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब पाँचवा है एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का एक्सेसिव यूज़, ऑटोमोबाइल में हमारा वो मोबाइल नहीं आता है, ऑटोमोबाइल मतलब होता है जो ऑटो वगैरह होते हैं ना वो। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल, माइनिंग एंड फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में जो धुआं वगैरह निकलता है और माइनिंग का जो कार्य होता है। एंड केटल रेयरिंग, केटल रेयरिंग होता है जो गाय भैंस बकरी जो जुगाली करती है ना उसको बोलते हैं केटल रेयरिंग। उसमें भी क्या होता है कि वो डाइजेशन के दौरान जो जुगाली करती है उसमें वो मीथेन को प्रोड्यूस करती है, मीथेन को रिलीज़ करती है एनवायरनमेंट में, और मीथेन आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। एंड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन होता है जो पेड़ों की कटाई वगैरह होती है उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो जब पेड़ ही कम होंगे तो CO2 का लेवल अपने आप हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा और CO2 फिर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगी। एंड फायर क्रैकर्स, आपको पता है पटाखे, फायर क्रैकर्स किसको बोलते हैं, पटाखों को। तो पटाखे भी CO2 छोड़ते हैं, तो उससे भी क्या होता है फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और ये फायर क्रैकर का टॉपिक भी आया हुआ है GD में, तो आप देख लेना। फायर क्रैकर का जब टॉपिक अगर आप किया जाए तो उसमें आप ग्लोबल वार्मिंग को ऐड कर सकते हो, और ग्लोबल वार्मिंग आ जाए तो उसमें आप फायर क्रैकर्स ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट है देयर आर मैनी इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब मान लो हमने इसका जो डिफ़ाइन है वो भी कर दिया और किन किन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होता है वो भी पढ़ लिया। लेकिन अब हम समझने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मान लो हो भी गया तो उससे हमारी अर्थ पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे वो देखने हैं अभी, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग हैव मिजरेबल इफेक्ट ऑन द अर्थ, यहाँ पर ये ग्लोबल वार्मिंग है GW, तो इसके क्या है बहुत सारे इफेक्ट हैं। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग द बोथ आइस कैप्स एंड माउंटेन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। किसके कारण, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है टेम्परेचर का बढ़ना। जब टेम्परेचर बढ़ेगी ग्लेशियर पर क्या होती है, बर्फ़ होती है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ आपको पता है ऑटोमेटिक पिघलेगी। अब आप मान लो आप बोलोगे कि क्या हो जाएगा, बर्फ़ पिघल जाएगी, तो पिघल जाएगी, इससे हमें क्या नुकसान पहुंचा। अब आप सोचिए कि जो लो एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, मतलब जो नीचे जो अलग अलग होती है ना, जैसे हाइट के हिसाब से या पहाड़ों वगैरह के पास में जो लोग रहते हैं वहाँ पे क्या होगा, जैसे ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। तो ये भी हमारे लिए फिर खतरा बन जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारे लिए खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग एनिमल्स आर चेंज द माइग्रेशन पैटर्न एंड प्लांट्स चेंज डेट्स ऑफ दियर एक्टिविटीज़। अब आपको पता है एनिमल और जो प्लांट्स हैं उनके पास कोई कैलेंडर वगैरह नहीं, प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनके पास कोई कैलेंडर नहीं होता, वो डेट देख के इधर उधर नहीं जाते। माइग्रेशन से आपको पता है कई बार एनिमल जो होते हैं एक अभ्यारण्य से दूसरे अभ्यारण्य में जाते हैं, या विदेशों से कई बार पक्षी आते हैं हमारे इंडिया में। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, तो वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनको एनवायरनमेंट में ही ऐसे कोई पता चलता है, आई थिंक रेडिएशन वगैरह से, वो ऑटोमेटिक ही ऐसे फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, वो जो फील करते हैं जो चीज़ें वो फिर उस टाइम पे फील नहीं कर पाते, और जो प्लांट है
वो क्या कर रहे हैं, चेंज डेट्स ऑफ दियर एक्टिविटीज़। तो प्लांट के पास भी कोई कैलेंडर तो होता नहीं कि वो डेट देख के अपने सारे काम करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो प्लांट है वो भी क्या हो रहे हैं, अपनी जो डेट है वो अपने आप ही चेंज होती जा रही है उनकी भी। पतझड़ से पहले ही पत्ते झड़ जाते हैं, वसंत ऋतु से पहले ही पौधे उग जाते हैं। तो ये सारा चेंज हो रहा है। और जो एनिमल, इसमें ज़्यादातर बर्ड्स आते हैं, वो अपना माइग्रेशन पैटर्न चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उनका सारा सिस्टम है माइंड का, वो पूरा का पूरा ही ख़राब हो जाएगा। और वो फिर माइग्रेशन जिन टाइम उनको करना होता है उस टाइम ना करके वो कहीं और कर देते हैं, या फिर उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं। अब है एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर होता है जो चक्रवाती तूफान होते हैं, उनको बोलते हैं कंडीशंस आर ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब ये भी क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही इफ़ेक्ट होता है। यू नो दैट द एवरेज सी लेवल अप 8 इंच है कंपेरेटिवली सिंस 1880। 1880 की अगर हम बात करें, 1880 की तुलना में आज का जो समुद्र का जो लेवल है वो 8 इंच बढ़ गया है। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। 8 इंच काफ़ी ज़्यादा होता है समुद्रों का लेवल, क्योंकि अगर हम मान लो इतने से एरिया में पानी भरे और उसमें 8 इंच बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको समुद्र पता है कितना काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, और उसमें 8 इंच बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। अब 8 इंच बढ़ भी गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये, सो द रिस्क ऑफ फ्लडिंग इन लो लेइंग कम्युनिटीज़। जहाँ पे जो नीचे स्थानों पे जो लोग रहते हैं उनके लिए बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये भी काफ़ी रिस्क वाली बात हो गई। अब चौथा है फॉरेस्ट फायर आर इंक्रीजिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जंगलों में क्या हो जाएगी? आग लगने लग जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? फॉरेस्ट फायर जो है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। यू नो दैट द फायर इन अमेजन एंड कैलिफोर्निया फॉरेस्ट, आई थिंक 2-3 साल पहले इनमें जंगलों में आग लगी थी, जहाँ पे क्या हुआ था फिर ए लॉट ऑफ एनिमल्स लॉस्ट दियर हैबिटेट्स एंड लॉस्ट दियर लाइफ। तो मोस्टली जो एनिमल्स थे उन्होंने क्या किया, फिर अपनी लाइफ को खो दिया। कुछ तो मर गए और कुछ ने अपनी जो वहाँ पे जो घोंसले वगैरह थे या कोई उनका रहने का जो स्थान था, उनकी आजीविका थी, वो उन्होंने खो दी। फिर उनको भागना वहाँ से पड़ा। नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है इट इज़ ट्रू द ओशियंस आर टर्निंग टू एसिड बिकॉज द ओशियन। अब यह बात भी सत्य है कि जो ओशियंस हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं? अम्लीय प्रकृति के होते जा रहे हैं। बिकॉज द ओशियंस अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड CO2 को भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिससे क्या होता है द सी बोथ वार्मर एंड मोर एसिडिक, जिससे ये खतरनाक और एसिडिक अम्लीय होता जा रहा है। द राइजिंग एसिडिटी, एसिडिटी मतलब अम्लीयता बढ़ना, थ्रेटनेस ये खतरा है किसके लिए? फिशेस के लिए, जो मछली है उनके लिए खतरा है। अब आप लोग बोलोगे कि मछली के लिए खतरा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये केवल मछली के लिए खतरा नहीं है, हमारे लिए भी खतरा है। क्यों? क्योंकि एंड वी नो वेरी वेल विदाउट फिशेस मरीन फूड चेन वुड कोलैप्स। जो फूड चेन होती है वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, गिर जाएगी। अब फूड चेन आपको पता है, आपने आई थिंक 4th-5वीं क्लास में पढ़ा होगा, फूड चेन जिसमें सारे के सारे जानवर आते हैं वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। एक चूहा है वो भी उस फूड चेन में आता है, तो अगर चूहों की प्रजाति भी मान लो नष्ट हो गई तो भी हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो फिश उसी तरीके से फिश काम करती है, ये भी मरीन फूड चेन उस जो फूड चेन को बनाए रखने का कार्य करती है, तो ये भी हमारे लिए खतरा है। तो ये था पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसके बाद क्या क्या इफ़ेक्ट हैं और किन किन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया। इंट्रोडक्शन आपको बताया हुआ है कि इंट्रो में बोलना है, और जो बाकी के जो रीजन वगैरह इसमें करवाए हैं वो आपको GD के टाइम बोलने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और PDF चाहिए तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, और PDF के पासवर्ड आप लोग याद कर लेना, वो आपको PDF में डालने हैं और PDF खुल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।